Hello friends, welcome to another new session of Smita classes. Today we will be dealing with the second chapter of Social Studies book of Standard 6. The name of the name of this SST book is Social Science Success, and it is the second chapter of history category. And the name of the chapter is The Earliest People. Okay, we will start reading the chapter. Early man was a hunter-gatherer. It means that he moved from place to place in search of food. He depended on nature for all his needs. Early man was also a nomad. He traveled great distances to find food. He fished, hunted for wild animals, and gathered berries, nuts, wild roots, and fruits. Why did early man move frequently? There were many reasons for his moving from place to place. If he stayed at one place for a long time, all the available food would have been eaten up. Animals moved from place to place in search of grass and water. Early man, who was a hunter, had to follow their movements. Plants and trees bear fruits in different seasons, so early man had to move in search of different fruits and other plant products. People, plants, and animals need water to survive. All rivers are not perennial. People living on the banks of seasonal rivers had to go in search of water during the dry seasons. ठीक है, जो सबसे पहला मनुष्य था, है ना, अर्ली मैन, पहले पुराने समय का जो मनुष्य था, जो कि जस्ट अभी जानवरों जैसे चार पैर से उठ के उसने दो पैरों पर चलना सीख लिया था, जो अर्ली मैन था वो एक हंटर गैदरर था. मतलब वो एक शिकारी था और साथ ही गैदरर था. आइदर वो प्लांट्स का रूट्स की फ्रूट्स कलेक्ट करता था, इधर उधर से इकट्ठा करता था खाने के लिए. ठीक है, यानी इकट्ठा करने वाला था और शिकारी था. ठीक है, इसीलिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था. क्या चीज़ के लिए? खाने के लिए उसे मूव करना पड़ता था, क्योंकि उसे फार्मिंग नहीं आती थी. वह नहीं जानता था कैसे हम पौधे उगाएं और फूड ग्रेन्स उगाएंगे. तो वो खाने की खोज करता था एक जगह से दूसरी जगह, और वो अपने आसपास की प्रकृति पे, अपने नेचर पे डिपेंड करता था. उसकी सारी ज़रूरतें उसके आसपास की जो प्रकृति थी, एनवायरनमेंट था, वो उसे पूरा करती थी. ठीक है, तो वो नेचर पे डिपेंडेंट था, क्योंकि नेचर में जो प्लांट्स है उससे वो फ्रूट्स तोड़ता था, एनिमल्स हैं उन्हें वो हंट करता था. ठीक है, शिकार करता था. तो वो हमेशा जहाँ उसे खाना दिखाई देता था, जिधर वो उधर ही चला जाता था. ठीक है, तो वो एक तरह का नोमैड था, मतलब वह एक बंजारा था. कोई वह एक जगह टिक के नहीं रहता था, वो चलता ही रहता था एक जगह से दूसरी जगह खाने की खोज में. वह एक बंजारा था. ठीक है, वो बहुत लंबी लंबी दूरियाँ तय करता था खाने की खोज में. वो क्या करता था? वह मछलियाँ भी पकड़ता था. ही फिश्ड, हंट करता था, शिकार भी करता था वाइल्ड एनिमल्स को, जंगली जानवरों का वह शिकार भी करता था. और क्या इकट्ठा करता था? बेरीज, जो पेड़ में बेर उगते हैं, बेर, जामुन, उन्हें इकट्ठा करता था. नट्स, है ना, बादाम जो उगते हैं, उन्हें इकट्ठा करता था. वाइल्ड रूट्स एंड फ्रूट्स, है ना, जंगली ये जो होते हैं जड़ होते हैं, पौधे के जड़, जंगली जड़, जैसे कि याम जो होता है, ओल जिसे हम लोग बोलते हैं, जो कि थोड़ा मुंह में काटता है खाने को, तो वो भी वो इकट्ठा करके खाता था. और फ्रूट्स इकट्ठा करता था इधर उधर. ठीक है, तो खाने की खोज में इधर से उधर घूमता रहता था. आखिर क्या कारण था कि उसे अक्सर ही इधर से उधर जाना पड़ता था? एक जगह वो टिक कर क्यों नहीं रह पाता था? अगर वह एक जगह पर टिक कर रहता तो उस एरिया का जितना फूड है वह उसे खा चुका होता. उसके बाद उसके लिए खाने को कुछ नहीं बचता. मान लीजिए किसी एक जगह वह रह गया, वहाँ जितने आसपास एनिमल्स है सबको उसने शिकार कर कर खा लिया. कुछ महीनों में जितने पेड़ों में उस वक्त फल आए उसने खा लिया. फिर उसके पास खाने को कुछ नहीं है, वह भूखे मर जाता. इसलिए उसे दूसरी जगह जाना पड़ता था. फिर वह यह भी देखता था कि जानवर जो हैं वह भी एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं. क्यों? पानी और खाने की खोज में वह देख रहा है कि जानवर इधर से उधर मूव कर रहे हैं. अब चूँकि जो है जानवर घास की खोज में, पानी की खोज में इधर से उधर मूव कर रहे हैं, और अर्ली मैन उन्हीं जानवरों का शिकार करता था, तो उन जानवरों के पीछे पीछे वह जाता था और उसे भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था. जानवर के मूवमेंट का पीछा करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था जानवरों के मूवमेंट को, जानवर की गतिविधियों को, और उसके कारण मनुष्य भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करता था. प्लांट एंड ट्रीज बियर फ्रूट्स इन डिफरेंट सीजन. अब है कि जितने भी पौधे और वृक्ष होते हैं उनमें अलग अलग सीज़न में फ्रूट्स आते हैं, है ना. जैसे कि आम है, आम अभी गर्मियों में आता है ना. सेब ठंड के दिन में आते हैं, हम लोग जानते हैं ना. तो जितने भी प्लांट्स और वृक्ष होते हैं, पौधे और वृक्ष, उनमें फ्रूट्स अलग अलग सीज़न में आता था.
तो जब वह मान लीजिए गर्मी का सीज़न है, वो उसके आसपास आम के पेड़ है, उसने आम खा लिया। फिर जब ठंड का सीज़न आया, वहाँ पे उसे कुछ भी फ्रूट्स नहीं मिल रहे, वो क्या करेगा? तो वो दूसरी जगह मूव कर जाता था। ठीक है, तो इस तरह फ्रूट्स और दूसरे दूसरे प्लांट के प्रोडक्ट्स के लिए, पौधों का जो पार्ट वो खाता था, ठीक है, उसकी खोज में उसे दूसरी दूसरी जगह जाना पड़ता था। जैसे कि गाजर, मूली, जो भी वो खाता होगा रूट्स निकाल के, उसकी खोज में उसे जाना पड़ता था। इसी तरह वो देखता था कि जितने भी मनुष्य हैं, कि पौधे हैं, कि एनिमल्स हैं, उन सबको पानी की ज़रूरत है जिंदा रहने के लिए, है ना, जीवित रहने के लिए पानी की ज़रूरत है। और हम लोग जानते हैं कि सारी नदियाँ पेरिनियल नहीं होती है। पेरिनियल का मतलब होता है कि जिसमें पूरे साल पानी बहता रहे। तो ऐसे कुछ ही नदियाँ हैं जिनमें पूरे साल पानी बहता रहता है, और बाकी कुछ नदियाँ जो हैं वो गर्मियों के दिनों में सूख जाती हैं। तो वो अपने आसपास की जो नदियाँ जब सूख जाती थी और उसे पानी वहाँ नहीं मिलता था, तब उसे फिर दूसरी जगह जाना पड़ता था पानी पीने के लिए। ठीक है, जो लोग उन नदी के किनारों रहते थे, जो नदी सीजनल नदियाँ रहती थी, यानी एक ही सीज़न में जिनमें पानी रहता था, एक ही मौसम में, उन लोगों को जब वो नदियाँ सूख गई तो फिर उसे पानी की खोज में दूसरी जगह जाना पड़ता था सूखे मौसम में। It was not easy for early man to hunt. He needed special skills to hunt and gather food. To hunt, he had to have proper tools and a quick and alert mind and a knowledge of the animals they hunted. To gather food, he had to know which food to gather, which food to eat, and the knowledge of the season when he could gather a particular fruit or food. In short, he needed skills and knowledge. Early man initially used tools such as sticks to dig up wild roots, gradually started making tools out of stone. This led to the beginning of Stone Age. अब है कि मनुष्य जब शिकार कर रहा था, उसके लिए शिकार करना इतना आसान नहीं था। ठीक है, उसे स्पेशल स्किल्स चाहिए था, उसमें उसे एक तरह की अच्छी ट्रेनिंग उसको चाहिए होती थी, या उसे एक नॉलेज होना चाहिए होता था कि किस तरह से वह उस जानवर को पकड़ पाए, उसका शिकार कर पाए। इसी तरह खाने को इकट्ठा करने के लिए, फ्रूट्स वगैरह इकट्ठा करने के लिए उसे यह नॉलेज होना पड़ता था, उसे यह ज्ञान लेना पड़ता था कि किस जगह वो फल मिलेगा। ठीक है, इसी तरह जब वो शिकार करने जाता था तो जानवरों को शिकार करना इतना आसान नहीं था, जानवर भाग जाते थे, तो उनको मारने के लिए उसके पास एक प्रॉपर टूल्स होना पड़ता था, औजार ऐसे होने पड़ते थे, भाला जैसा, कि वो दूर से फेंके और जानवर मर जाए। ठीक है, और साथ ही साथ उसके माइंड को भी उसे बहुत अलर्ट और क्विक रखना पड़ता था, है ना, क्योंकि जानवर तो बड़ी फुर्ती से तेज़ी से दौड़ पाएंगे, उसे अपने माइंड को तेज़ रखना पड़ता था कि अगर जानवर इस तरफ भाग रहा है तो मैं उस तरफ से निकलूँगा तो उससे पकड़ पाऊँगा। साथ ही अपने आप को भी उसे बचाना पड़ता था कि कहीं जानवर उस पर ही हमला ना बोल दे। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारी चीज़ों का उसे ज्ञान रखना पड़ता था, और उसके पास अच्छे औजार भी होने की ज़रूरत थी, अच्छे टूल्स होने की ज़रूरत थी। ठीक है, उसे यह भी नॉलेज रखना पड़ता था किस सीज़न में किस फलों में पेड़ आएंगे, किस वृक्षों में फल आएंगे, किस जगह पे उसे वह वृक्ष मिलेंगे, कहाँ वह उसे वह खाना मिलेगा, किस पौधे के पत्ते कैसे दिखते हैं कि वहाँ पे उसे वो खाना मिलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए उसे नॉलेज की ज़रूरत थी, उसे ज्ञान की ज़रूरत थी, और स्किल्स भी, उसे तरीका भी जानना पड़ता था किस तरह शिकार करे, कि किस तरह खुदाई करके जड़ निकाले, रूट्स निकाले प्लांट्स जिसे वो खाएगा। ठीक है, तो जो है अर्ली मैन जो है वो क्या करता था, जब उसे खुदाई करके जंगली जड़ें निकाल रही, वाइल्ड रूट्स निकालना है ज़मीन के नीचे से जिसे वो खा सके, तो वो क्या करता था, लकड़ियों की मदद से उसकी खुदाई करता था, मिट्टी की खुदाई करता था। ठीक है, धीरे धीरे वो देखा कि लकड़ियाँ इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, लकड़ियों से खुदाई नहीं हो पा रही, तो उसने क्या किया, पत्थरों को यूज़ करना शुरू किया। फिर उसने देखा कि नहीं, पत्थरों को अगर मैं नुकीला कर दूं, शार्प कर दूं, तो अच्छे से खुदाई होगी। तो इस तरह धीरे करते धीरे वो पत्थरों से टूल्स बनाना उसने शुरू कर दिया, और ये ही शुरुआत थी किस पीरियड की, स्टोन एज पीरियड की शुरुआत थी। The Stone Age is divided into 3 periods: Paleolithic period, Mesolithic period, Neolithic period. Paleolithic period began about 2 million years ago and lasted till about 10,000 BC. Mesolithic period lasted from 10,000 BC till 8,000 BC. Neolithic period began around 8,000 BC and lasted till about 4,000 BC. तो जो ये स्टोन एज था, जबकि पत्थर के औजार मनुष्य यूज़ कर रहा था, उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है।
उस पूरे पीरियड को, वो पूरे समय को, स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। वो है पैलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड का टाइमिंग क्या है? ठीक है, तो 2 मिलियन ईयर्स पहले शुरुआत हुआ था पैलियोलिथिक पीरियड, है ना। 2 मिलियन ईयर्स अगो पैलियोलिथिक पीरियड शुरुआत हुआ था और कब तक रहा था? 10,000 BC तक। इसका मतलब क्या है कि क्राइस्ट के जन्म के 10,000 साल पहले तक पैलियोलिथिक पीरियड था। 2 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था और क्राइस्ट के जन्म के 10,000 साल पहले तक जो टाइम था उसे पैलियोलिथिक पीरियड कहते हैं। अब आ जाता है मेसोलिथिक पीरियड। तो वह क्या था? क्राइस्ट के जन्म के 10,000 साल से लेके क्राइस्ट के जन्म के 8,000 साल तक। ठीक है, उस पीरियड में जो पीरियड था वो मेसोलिथिक पीरियड था, यानी कि करीब 2000 साल के बीच का टाइम गैप था उसका। ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड में 10,000 BC से लेके 8,000 BC तक था। अब नियोलिथिक पीरियड जो है वह शुरू हुआ था 8,000 BC से और 4,000 BC तक था। मैंने क्राइस्ट के जन्म के 8,000 साल पहले शुरू हुआ था और क्राइस्ट के जन्म के 4,000 साल पहले तक वह ख़त्म हो गया। वो था नियोलिथिक पीरियड। The Paleolithic period or the Old Stone Age roughly began about 2 million years ago. During this period, man hunted and gathered food. He moved from place to place in search of food and wild animals. He ate whatever he could find. He did not wear anything in summers. In winters, he covered himself with animal skins and leaves to keep himself warm. As he was a wanderer, he moved in search of food from place to place. He had no home. At night, he slept on trees or hid in caves. The Paleolithic period is further subdivided into Lower Paleolithic period, Middle Paleolithic period and Upper Paleolithic period. ठीक है, तो जब पैलियोलिथिक पीरियड था वो हम लोग जानते हैं कि वो 2 मिलियन ईयर्स अगो शुरू हुआ था और 10,000 BC तक ख़त्म हो गया था। तो वह समय था जब मनुष्य जो था वो हंटर गैदरर था, वो शिकार करता था और फल फूल इकट्ठा करता था खाने के लिए। ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, किसके खोज में? वाइल्ड एनिमल्स की खोज में, जंगली जानवरों की खोज में, ताकि वह उनका शिकार करके उसको खा सके। उसे जो कुछ भी मिलता था वह खा लेता था। उसे उस वक्त यह भी समझ नहीं थी कि उसे कपड़े पहनने चाहिए। गर्मियों के दिनों में वह कुछ भी कपड़े नहीं पहनता था और चूँकि सर्दियों के दिनों में उसे ठंड लगती थी शीत ऋतु में, तो वह क्या करता था, जो जानवरों को उसने खाया वो जानवर की स्किन जो है, चमड़ी वहाँ रह जाती थी, तो उसी जानवरों की स्किन को वह बॉडी में लपेट लेता था अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। ठीक है, और वह एक वांडरर था, मतलब वह इधर उधर घूमता रहता था खाने की खोज में। तो वह हमेशा उस वक्त खाने की खोज में एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, यानी उसका अपना कोई घर नहीं था। रात जब हो जाती थी वह अपने आप को जानवरों से बचाने के लिए या तो पेड़ों के ऊपर चढ़कर सो जाता था या गुफाओं में सो जाता था, छिप जाता था। अब जो ये पैलियोलिथिक पीरियड है उसको फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। हाँ, ये इसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है। Lower Paleolithic period. During this period, most of the Earth's surface was covered with thick sheets of ice. The climate was very cold. This period was also called the Ice Age or Pleistocene period. Hand axes were the commonest tools used by early man during this age. Middle Paleolithic period. The tools used during the Middle Paleolithic period were scrapers and borers made of stone flakes. Needles were used to sew furs and skins for body coverings. Upper Paleolithic period. During the Upper Paleolithic period, the climate became slightly warm. Tools such as flint blades and projectile points were used for hunting and skinning wild animals. Use of tools. Tools were used by early man for different purposes. They were used as weapons for hunting animals. They were used for shaping or cutting materials. They were used for digging the ground for cutting edible roots. They provided a sense of security and protection from wild beasts and enemies. ठीक है, तो जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड था उस वक्त क्या था कि हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत ही ठंडा था। पृथ्वी जो है वो पूरे बर्फ़ के शीट्स से, बर्फ़ की चादर से ढका हुआ था हमारा पृथ्वी, और जो है और उस वक्त का जो क्लाइमेट था वो बहुत ही ठंडा था, मौसम बहुत ठंडा था। इसलिए उस पीरियड को, जो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड होता है, उसे आइस एज भी कहते हैं या
प्लाइस्टोसिन पीरियड भी कहते हैं। तो उस वक्त किस तरह के औजार मनुष्य यूज़ कर रहा था, टूल्स क्या था, हैंड एक्सेस था। ठीक है, एक्स का मतलब कुल्हाड़ी होती है जो लकड़ी काटने के लिए होते हैं, तो वो कुल्हाड़ी जैसा था, लंबे लकड़ी में उसने पत्थर लगा दिया था और उसी से वह लकड़ियाँ काटने का काम करता था। मतलब हैंड एक्स, लकड़ियाँ तो काटता होगा ही कुछ बनाने के लिए, या जानवरों को मारने के लिए भी हैंड एक्स, हाथ वाली कुल्हाड़ी यूज़ करता था लोअर पैलेलिथिक पीरियड में। फिर जब मिडिल पैलेलिथिक पीरियड आया तो वह क्या यूज़ करने लगा, स्क्रैपर्स एंड बोरर्स मेड ऑफ स्टोन फ्लेक्स। ठीक है, पत्थर के पतले पतले टुकड़े वह बना देता था, फ्लेक्स जैसे, बिल्कुल बहुत ही पतले पतले शीट्स टाइप का पत्थर से बनाता था और बहुत ही उसे शार्प करता था, नोकीला करता था। तो वो बोरर का काम करते थे। बोरर क्या होता है, जो ज़मीन में होल करता जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उसने स्टोन को शेप किया था, स्टोन के फ्लेक्स को, कि वह ज़मीन में होल कर सके, हाँ, ज़मीन में छेद कर सके। और स्क्रैपर्स भी उसने बनाए थे, है ना, कि जब उसे जानवरों के मांस को स्क्रैप करके, है ना, ऊपर के स्किन को हटाना है, अंदर वाले मांस को निकालना है, तो जैसे हम लोग सब्जियों को ये करते हैं, सब्जियों की छिलकों को उतारते हैं, है ना, स्क्रैपर्स की मदद से, उसी तरह वो स्टोन के टूल्स की मदद से एनिमल्स के स्किन को हटाता था और अंदर के मांस को निकालता था। तो स्क्रैपर और बोरर से वह मिट्टी की खुदाई करके वाइल्ड रूट्स को निकालता था। ये किस टाइम था, ये मिडिल पैलेलिथिक पीरियड में था। और उस वक्त जो है उसने सुई भी बनाना सीख लिया था, है ना, चाहे वो लकड़ी की पत्थर की वो पतली सी सुई बना ली थी, उसने नीडल्स बना लिया था, जिसकी मदद से जो है वह एनिमल के स्किन को वह सिलाई करता था, जिसे कपड़े के रूप में वह यूज़ कर सके। ठीक है, एनिमल के फर्स और स्किन्स को वो नीडल की मदद से वो सिलाई कर देता था, धागों से और नीडल की मदद से। धागा वो उसने कैसे बनाया होगा, एनिमल स्किन से ही निकाला होगा, और उसको सिलाई कर देता था ताकि वह उन कपड़ों को पहन सके। अब जब अपर पैलेलिथिक पीरियड आया, तब तक जो है मौसम थोड़ा गर्म हो चुका था, आइस एज कम हो चुका था, मौसम हल्का गर्म होने लगा था। अब उसने जो पत्थर के औजार यूज़ किए वो क्या था, फ्लिंट था, ब्लेड्स था और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स था। ठीक है, ब्लेड्स तो आप जानते हैं कि किसी चीज़ को काटने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल पॉइंट्स मतलब भाले जैसा था। उसने लकड़ियों के आगे एक नोकीले पत्थर को लगाना शुरू कर दिया था, जिसे वो दूर से ही निशाना मार के जानवरों पे फेंका करता था। ठीक है, और जो है फ्लिंट्स उसने यूज़ किए थे। फ्लिंट्स जनरली बोलते हैं कि जब जो दो पत्थरों को टकरा के हम आग निकालते हैं ना, उस टाइप से, तो वो पत्थरों को टकरा के वो यूज़ करना शुरू करता था उसने, तो वो फ्लिंट्स था। इस सब को वो क्यों करता था, वो जानवरों को शिकार करने के लिए और जानवर के एनिमल के स्किन को उस एनिमल के फ्लैश से अलग करने के लिए वह इन पत्थरों को यूज़ करता था। तो ये अपर पैलेलिथिक पीरियड में था। आखिर ये जो औजार मनुष्य ने बनाए स्टोन एज में या पैलेलिथिक पीरियड में, उनका यूज़ किया था। तो पहला था कि वो हथियार थे, उन्हें जंगली जानवरों का शिकार करने में वह हथियार का रूप यूज़ करता था। फिर उससे वह जो है मटेरियल को शेप करने और कट करने में यूज़ करता था। ठीक है, किसी दूसरे पत्थर को शेप करना है तो वो एक तरह के पत्थर को यूज़ करता था ताकि वो दूसरे पत्थर को शेप कर सके, कट कर सके। ठीक है, इसी तरह ज़मीन के नीचे की खुदाई वह करता था पत्थरों के औजारों की मदद से, ताकि जो खाने योग्य रूट्स है, एडिबल रूट्स है, जो खा सकते हैं, ऐसे जड़, वो समझ गया था कि किन जड़ों को खाया जा सकता है, तो उसे मिट्टी के नीचे से खुदाई करके निकालने के लिए वो पत्थर के औजार यूज़ करता था, पत्थर के टूल्स। इसी तरह जब उसे बहुत ही भयानक जंगली जानवर से अपने आप को बचाना पड़ता था या दुश्मनों से बचाना पड़ता था, उस समय भी वो पत्थर के औजारों को हथियार के रूप में यूज़ करता था। इस तरह उसे एक सुरक्षा की फीलिंग होती थी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी की फीलिंग होती थी। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ टूल मेकिंग, स्टोन ऑन स्टोन, टेक 2 stones and hold them in each hand. Use one as a hammer and the other as a core to be shaped as a tool. Strike off flakes from the core with the hammer stone in order to get the required shape. Pressure flaking. Place the core on a hard surface. Use the hammer stone to remove flakes from a piece of bone or stone placed on the core. अब है कि
किस तरह से वह उसका टेक्निक किया था ये पत्थर के औजार बनाने का। तो एक जिस पत्थर को शेप देना होता था उसे वह क्या कहते थे, उसे वह कोर कहता था, और दूसरा था हैमर, दूसरा हथौड़ा का काम करता था। तो वो जिस पत्थर को शेप देना पड़ता था उसको हाथ में पकड़ा रहता था, और दूसरा पत्थर जिसे वो हैमर के रूप में यूज़ करता था हथौड़ा से, उससे उस छोटे पत्थर के ऊपर वह पिटाई करता था ताकि छोटे पत्थर को वह शेप कर सके। हैमर से वह कोर को शेप करने की कोशिश करता था। अब है दूसरा है प्रेशर फ्लेकिंग। अब है कि कोर तो उसने बना लिया, हाँ, एक तरह का मान लीजिए उसने एक गहरा बर्तन टाइप का हम कहेंगे वह उसने बना लिया। अब उसके ऊपर वह एक दूसरे पत्थर को रख देता है और ऊपर से हैमर से मारता है ताकि वो दूसरे पत्थर का फ्लेक्स निकले, पतला पतला, नैरो नैरो, थिन थिन शीट्स जैसा निकले। हाँ, इसलिए कोर के ऊपर वह रख देता था, या तो किसी बोन को उसे तोड़ना है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि बुचर की शॉप में वह क्या करता है, लकड़ी का एक बड़ा सा ट्रंक होता है, ट्रंक के ऊपर वह रख देता है मीट पीस को और ऊपर से नाइफ से कट करता है ना, उसी तरह से। तो वो जो लकड़ी का ट्रंक है वो उसका कोर होता था, वो उसका पत्थर का बना रहता था, उसके ऊपर वह दूसरे पत्थर को रख देता था और हैमर से एक बड़े पत्थर से मारता था, जिसको हैमर के जैसा यूज़ करता था ताकि चिप्स के जैसा स्टोन्स निकल सके, जिसे वो फर्दर यूज़ कर सके। ठीक है, या बोन्स का चिप्स निकालना, बोन को बहुत ही नैरो बनाना चाहता था तो उस तरह से ठुकाई करता था उसके ऊपर। तो इस तरह प्रेशर फ्लेकिंग एंड स्टोन ऑन स्टोन, दो टेक्निक से वह पत्थर के औजार बनाता था। Did you know several human habitats dating back to the Stone Age have been discovered in different parts of the earth? A tent-like structure was found inside a cave near Nice, France. Many huts made of bones were found in Eastern Europe and Siberia. Megalithic tombs built during the Neolithic age have been discovered all across Europe and Asia. क्या आपको पता है कि बहुत सारे मनुष्य के रहने वाले जगह मिले हैं जो कि बहुत ही पुराने समय के हैं, स्टोन एज के हैं, उन्हें अभी हमारी पृथ्वी पे लोग खोज पा रहे हैं, उनकी खोज की जा रही है। ठीक है, फ्रांस में एक जगह है नाइस, वहाँ पे एक गुफा के भीतर एक टेंट जैसा स्ट्रक्चर मिला है ना, एनिमल स्किन से उन लोगों ने शायद टेंट बनाया होगा, वह मिला है। इससे पता चलता है स्टोन एज के समय मनुष्य कैसे रहते थे। इसी तरह ईस्टर्न यूरोप और साइबेरिया जो है, ठंडी जगह साइबेरिया, वो दोनों जगह पे मनुष्य लोगों को बोन्स के मिले हुए हट्स मिले हैं, बोन्स से बने हुए झोपड़े मिले हैं। ठीक है, बोन्स को बांध बांध के झोपड़े बनाए गए हैं। इसी तरह न्यूलिथिक पीरियड के समय के बहुत ही बड़े बड़े टॉम्ब्स मिले हैं, मकबरे मिले हैं, जहाँ जब मनुष्य अगर मर जाता था तो उसे ज़मीन के नीचे दफना दिया जाता था और उसके ऊपर पत्थर बड़ा सा लगा दिया जाता था, है ना, ताकि वो उसकी एक समाधि तरह की उसकी समाधि होगी या उसका मकबरा होगा बड़ा सा। इस तरह वो अपने पूर्वजों को याद रखते थे उन्हें वहाँ पे दफना के। तो उनके कहते हैं मेगालिथिक टॉम्ब्स, मतलब बहुत ही बड़े बड़े मकबरे मिले हैं न्यूलिथिक पीरियड के समय के। कहाँ पे? यूरोप और एशिया में मिले हैं। तो हमने पैलियोलिथिक पीरियड पढ़ लिया, अपर लोअर मिडिल सारे पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ा। अब हम लोग स्टोन एज के सेकंड कैटेगरी में आ जाएंगे जो है मेसोलिथिक पीरियड। ठीक है, उसके बाद हम लोग नियोलिथिक पीरियड पढ़ेंगे। Mesolithic period or the Middle Stone Age was a period in history that existed between the Paleolithic period and Neolithic period. Mesolithic people used tools made of bones, antler and wood for hunting, fishing and gathering food. Later they used tools formed from chips like blades, points, borers and scrapers known as microliths. The people living during the Mesolithic period were hunter-gatherers. Gradually, towards the end of this period, they moved on from being food-gatherers to food-growers. They experimented with seeds by dropping them on the ground and seeing them grow. They realized that by growing plants, they received food in sufficient quantity. They made attempts to domesticate animals like goats, sheep and cattle, which provided them with milk and food. ठीक है, तो जो मेसोलिथिक पीरियड जो था या फिर जिसको कि स्टोन एज का मिडिल पीरियड कहेंगे, मिडिल स्टोन एज कहेंगे, वो पीरियड जो हिस्ट्री का है वो किसके किसके बीच में आता है? और पैलियोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड के बीच का समय रहता है, जिसे मेसोलिथिक पीरियड कहते हैं।
तो मेसोलिथिक पीरियड में जो है मनुष्य जो टूल्स यूज़ कर रहा था, जो औजार यूज़ कर रहा था, वो किस चीज़ का बना हुआ था? बोन्स का बना हुआ था। जिन जानवरों को उसने खा लिया, उसके जो बोन्स बचे, उन बोन्स को उसने शेप करके नोकीला बनाया और उसके औजार वह यूज़ कर रहा था। इसी तरह एंटलर थे। एंटलर मतलब जो बड़े बड़े हिरन होते हैं, हिरन के जो सींग होते हैं, है ना, उनके सिर पे जो सींग होते हैं, उन्हें वह औजार के रूप में यूज़ करता था। और हिरन को तो वह खा गया और उसके सींग को वह औजार के रूप में यूज़ करता था। इसी तरह लकड़ी के भी औजार वह बनाता था मेसोलिथिक पीरियड में मनुष्य। उससे क्या करता था? वह फिशिंग करता था, मछली पकड़ता था और शिकार करता था और खाना इकट्ठा करता था, फल फूल इकट्ठा करता था। ठीक है। कुछ समय बाद उसने क्या किया, जो है पत्थर के चिप्स से उसने अलग अलग तरह के औजार बनाने शुरू कर दिए। पत्थर के नैरो नैरो चिप्स से उसने अलग अलग औजार बनाए, जैसे कि ब्लेड्स बनाए किसी चीज़ को काटने के लिए, पॉइंट्स बनाए, है ना, जो है पॉइंट्स उसने बनाए कि किसी पे निशाना करके फेंकने के लिए, बोरर्स बनाए ज़मीन में खुदाई करने के लिए, होल करने के लिए, और स्क्रैपर्स बनाए स्किन, एनिमल के स्किन को ऊपर से निकालने के लिए। इस तरह के उसने अलग अलग तरह के औजार बनाए। सिर्फ स्टोन से नहीं, बोन्स और वुड से भी उसने बनाए। और इन सारे औजारों को कहते हैं माइक्रोलिथ्स ना, माइक्रोलिथ्स, माइक्रो माने बहुत छोटा, तो माइक्रोलिथ्स इनको कहते हैं। तो जनरली जो है मेसोलिथिक पीरियड में जो लोग थे वो हंटर गैदरर थे, है ना, शिकार करते थे और फल फूल इकट्ठा करते थे, खाते थे, फ्रूट्स रूट्स ये सब खाते थे। पर जैसे जैसे मेसोलिथिक पीरियड ख़त्म होने को आया, ठीक है, मनुष्य अब फूड गैदरर से फूड ग्रोअर्स बन गया। उसने फार्मिंग सीख ली। ठीक है, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, फ्रूट्स के सीड्स को उसने ज़मीन के नीचे दबा दिया और देखा कि उसमें से नए प्लांट्स उगाए हैं। तो इस तरह उसको यह एहसास हुआ कि अगर हम प्लांट्स उगाएंगे तो जो है हमें अच्छे क्वांटिटी में खाना मिल पाएगा, सब लोगों को मिल पाएगा, कुछ मुश्किल नहीं होगी। तो इस तरह उसने फार्मिंग करना सीख लिया। उसने ये भी कोशिश की कि कुछ एनिमल्स को वो डोमेस्टिकेट करके रखे, पाल के रखे अपने पास ही, जैसे कि गोट, शीप और कैटल, बकरी, भेड़ और गाय, बछड़े, उनको वह अपने पास पाल के रखने लगा ताकि उसे साल भर उनसे मिल्क मिल सके और उनके मीट को वह खा सके। ठीक है, और उनके इस तरह हमेशा जानवर उनके पास बने रहे, जानवर को बच्चे हैं उनको भी वह पाल के बड़ा करेगा। तो मनुष्य एक तरह से समझदार होने लगा लेटर मेसोलिथिक पीरियड में। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं न्यूलिथिक पीरियड में। The Neolithic period began around 8000 BC and lasted till about 4000 BC. The Neolithic people learned to make more polished tools. One of the major developments of this period was the adoption of agriculture. They moved to large settlements and realized the importance of domesticating animals like dogs, sheep, and cattle. They used them as a means of transport and for providing them with milk and meat. अब जो न्यूलिथिक पीरियड आया वह कब से था? 8000 BC, क्राइस्ट के जन्म के 8000 साल पहले से लेके क्राइस्ट के जन्म के 4000 साल पहले तक। ठीक है, अब जो है मनुष्य धीरे धीरे बहुत समझदार हो गया था। तो जो न्यूलिथिक पीपल था उसने जो टूल्स बनाया, वो टूल्स पहले से रफ़ लगता था, उसके हाथ में चोट लगता था, उसे उसने पॉलिश्ड बनाना सीख लिया कि उसे बहुत अच्छे से उसके ऊपर रगड़ रगड़ के घिस घिस के उसे पूरा इतना पॉलिश्ड बनाए कि उसे हाथ में पकड़ने में आसानी हो, उसके हाथ में चोट नहीं लगे। अब वह काफ़ी पॉलिश्ड और अच्छे टूल्स बनाना वह सीख गया न्यूलिथिक पीरियड में मनुष्य। ठीक है, और एक मेजर बहुत बड़ा विकास किया हुआ इस पीरियड में, डेवलपमेंट किया हुआ कि उसने एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर लिया, है ना, खेती बाड़ी को उसने अपने जीवन का हिस्सा बना लिया, तो सीख गया खेती बाड़ी करना और उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब जो है वो ज़्यादा इधर उधर बंजारों की जगह नहीं घूमता था और लार्जर सेटलमेंट में वो मूव करने लगा। मतलब बहुत सारे लोग एक साथ एक जगह पे मिलकर रहने लगे, बड़े ग्रुप में, ठीक है, रहने लगे। और उसे यह भी एहसास हुआ कि जानवरों को पालना कितना इम्पोर्टेंट है उसके लिए, जैसे कि डॉग्स, शीप और कैटल को पालना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है,
क्या करता था, वो जानवरों के को एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करता था। जानवरों के ऊपर सामान लोड करके इधर से उधर ले जाता था, और जानवरों से मिल्क और मीट भी ऑल द ईयर राउंड मिलता रहता था। तो मनुष्य अब धीरे धीरे सिविलाइज्ड होने लगा, है ना, सभ्यता का विकास होने लगा। Understanding Stone Age sites. Many sites have been discovered near rivers, lakes, springs, etc. Sites are places where material remains of the past are found. They can be in the form of buried towns, cities, tools, toys, pots, etc. The Stone Age sites of early man include habitation sites, factory sites, and habitation cum factory sites. Habitation sites were places occupied by food gatherers for a short period of time. Such sites provided shelter from rain, thunder, and lightning. Factory sites were places where early men found stones for manufacture of stone tools. Habitation cum factory sites were places where food gatherers lived together for a longer period of time. ठीक है, अब जो है, अब हम लोग को समझना है कि जो स्टोन एज साइट्स है, हाँ, वह कैसा है। स्टोन एज पीरियड के जो साइट्स है वह क्या है। ठीक है, साइट्स क्या होता है? साइट्स वह जगह होती है जहाँ पास्ट के समय के मटेरियल्स हमें मिलते हैं। हाँ, पहले के समय में लोग वहाँ इकट्ठा होकर रह रहे होंगे, और वो लोग जो सामान वहाँ छोड़ के गए हैं वह हमें मिलते हैं। उस एरियाज़ को हम लोग साइट्स कहते हैं। तो बहुत सारे साइट्स की खोज हुई है। कहाँ पे? नदियों के पास, झरनों के पास, तालाबों के पास बहुत सारे साइट्स की खोज की है आर्कियोलॉजिस्ट ने। वहाँ पे भूतकाल के समय के, पास्ट के समय के बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं, हाँ, लेफ़्ट ओवर्स मिलते हैं। वो लेफ़्ट ओवर्स किस तरीके के होते हैं? बरीड टाउन्स, उनके जो छोटे छोटे शहर थे वह जब मिट्टी के नीचे दफन हो गए, तो ऐसे उनके शहर मिलते हैं जिसमें बाउंड्री बना हुआ है, घर के टूटे हुए टुकड़े हैं। ठीक है, तो बरीड टाउन्स मिलता है साइट्स में, सिटीज़ मिलते हैं, टूल्स मिलते हैं जो वो यूज़ करते थे, खिलौने मिलते हैं, और पॉट्स भी मिलते हैं, मिट्टी के घड़े भी मिलते हैं जो वो यूज़ करते थे। तो जो स्टोन एज का जो साइट्स मिलता है, जो लेफ़्ट ओवर्स रिमेन्स हम लोग को मिलता है, उसको उसमें हम लोग क्या देखते हैं? एक हैबिटेशन साइट्स मिलता है, एक फैक्ट्री साइट्स मिलता है, और एक फैक्ट्री कम हैबिटेशन साइट्स मिलता है। हैबिटेशन साइट्स वो है जहाँ पे जो है बहुत कम समय के लिए मनुष्य रहा होगा, खाने को गैदर करने के लिए, खाना इकट्ठा करने के लिए कम समय के लिए वो रहा होगा। ऐसे जगहों को हैबिटेशन साइट्स कहते हैं। वो वहाँ क्यों रहा होगा उस समय के लिए? ताकि अपने आप को बारिश से और थंडर से, बादल के गरजने से और बिजली के कड़कने से अपने आप को बचा सके। ऐसे जगह पे वो अपने लिए सुरक्षा, मान लीजिए कोई गुफा होगी वृक्षों के पास, तो उस गुफा में वह रहता था। ठीक है, और अपने आप को इन सब चीज़ों से, नेचुरल डिज़ास्टर से बचाने के लिए वह कुछ समय के लिए वहाँ रहता था और वहाँ खाना इकट्ठा करता था। तो वो सब था हैबिटेशन साइट्स। फैक्ट्री साइट्स वो जगह था जहाँ पे कि मनुष्य को अच्छे अच्छे पत्थर मिलते थे ताकि वह पत्थरों के टूल्स बना सके। तो जनरली ना ऐसे पत्थर नदियों के पास ही मिलते हैं, गोल गोल टाइप के पत्थर, जिनसे वो टूल्स अच्छी तरीके से बना सकता है। और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स क्या था? ऐसी जगह जहाँ पे वह रह भी रहा है, खाना भी इकट्ठा कर रहा है, और पत्थर के औजार भी बना पा रहा है। ठीक है, और इसीलिए वैसे जगह पे ये जो फूड गैदरर्स से खाना इकट्ठा करने वाले लोग थे, ये लोग काफ़ी लंबे समय तक ऐसी जगह पे रह जाते थे जहाँ पे उसको दोनों चीज़ मिलता रहता था। अपने आप को वो रेन, थंडर और लाइटनिंग से भी बचाते थे, खाना भी इकट्ठा करते थे, और स्टोन के टूल्स भी बनाते थे हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स पे। Discovery of fire. The most important discovery of early man was the discovery of fire. Perhaps early man discovered fire by chance when he would have rubbed two stones together. Fire changed his life completely. Fire kept him warm. Fire kept animals away. Meat tasted better when cooked in fire. Fire gave them light. Traces of ash have been found in the Kurnool caves of Andhra Pradesh. अब है अग्नि की खोज। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर। तो शायद जो है मनुष्य पुराने समय में, स्टोन एज मैन के समय में जो खोज हुई थी, उसमें अग्नि की खोज और चक्के को बनाना, व्हील का इन्वेंशन, है ना, ये दो सबसे बड़े बड़े काम हुए थे पहले के समय में। तो इसमें अग्नि की खोज शायद सबसे इम्पोर्टेंट खोज थी मनुष्य की उस समय की। ठीक है,
बाई चांस हम सोचते हैं कि उसने अग्नि को खोजा होगा, जब उसने दो पत्थरों को एक साथ घिसा होगा, रब किया होगा, तो चिंगारी निकली होगी और वह चिंगारी सूखे पत्तों पे पड़ गई होगी तो आग जल गई होगी। इस तरह मनुष्य ने अग्नि की खोज की। अब यह जैसे अग्नि की खोज हुई तो पूरी तरह से उसका जीवन बदल गया। कैसे बदला? जब ठंड का समय आता था वो उन्हें काफ़ी ठंड लगती थी, कपड़े तो वो बनाना जानते नहीं थे, तो आग उन्हें थोड़ा गर्म रखता था, उनकी ठंड को दूर भगाता था। आग जो है जंगली जानवरों को भी दूर भगाता था। रात के समय जब पूरा अंधेरा हो जाता था तो जंगली जानवर उन्हें डराते थे, तो उस समय आग भर जला के अपने आप को जंगली जानवरों से बचाते थे। इसी तरह जो वो एनिमल्स के वो मीट को खाते थे, जिससे पहले वो रॉ खा रहे थे, कच्चे रूप में खा रहे थे, उससे अब जब उसने आग में पकाना शुरू किया तो उसको उसका बेहतर टेस्ट फील होने लगा और आग जलाने से उन्हें रात के अंधेरे में भी रोशनी दिखाई देने लगी। वो अपने आसपास के एरिया को पहचानने लगे। आसपास के एरिया में उन्हें डर लगना कम हो गया, उन्हें एहसास होता था पास में कोई पत्थर पड़ा है कि क्या है ना। तो इस तरह बोलते हैं कि शायद अग्नि की खोज सबसे महत्वपूर्ण खोज थी मनुष्य के समय की। आंध्र प्रदेश में कुछ गुफाएं हैं, कुरनूल एक जगह है, वहाँ पे कुछ गुफाएं हैं। तो उन गुफाओं में जो है कुछ कुछ राख के टुकड़े मिले हैं, राख के अवशेष मिले हैं, ट्रेसेस ऑफ एशेस मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि स्टोन एज के मैन ने वहाँ पे आग जलाई होगी। ठीक है। Rock paintings. Cave or rock paintings are paintings depicted on the walls of rocks or caves. The rock paintings belong to various periods of time from the Upper Paleolithic to the Neolithic periods. The scenes generally depict hunting, dancing and animal fights. Animals such as bison, tiger, elephants, monkeys, lizards, peacocks are the dominant subject of these paintings. The colors used are mainly in red and white with occasional use of green and yellow. Rock paintings have been found near the river, on rocks and caves. The style of the painting suggests it could be 20,000 to 30,000 years old. The Nalda, Gararda, Golpur rock painting sites were the best sites discovered so far. Rock painting sites have also been discovered in the rural areas of Bundi, but the largest and the most spectacular one is located in the Vindhya Hills at Bhimbetka in Madhya Pradesh. The paintings were done primarily with a finger with just 2 or 3 strokes. Historians suggest that the prehistoric man must have also used feathers, wooden sticks and needles of porcupines for different styles and textures. ठीक है। अब रॉक पेंटिंग्स है ना, पत्थर पे पेंटिंग्स बना हुआ, यानी कि पहले एक अर्ली मैन ने पत्थरों पे पेंटिंग भी की थी। बहुत सारी ऐसे गुफाएं मिली हैं और पत्थर मिले हैं जहाँ पे गुफाओं के वॉल पे, दीवारों पे पेंटिंग की हुई हैं और पत्थरों पे पेंटिंग की हुई हैं। ठीक है। और यह जो पेंटिंग है, यह आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो बहुत पुराने समय का है। अपर पैलेयोलिथिक पीरियड से में लेके न्यूलिथिक पीरियड तक की पेंटिंग्स मिलती जा रही हैं। वो पेंटिंग्स में क्या वो लोग दिखाते हैं कि वो लोग शिकार करने जा रहे हैं, सब मिलके डांस कर रहे हैं, या फिर किसी जानवर से उसकी लड़ाई हो रही है, एनिमल फाइट्स दिखा रहे हैं। कैसे एनिमल्स को उन्होंने वहाँ दिखाया है? बिसॉन आप जानते हैं ना, बड़ा सा बुल जैसा होता है, बुल और याक का मिक्सचर होता है, कह सकते हैं, बहुत बड़ा सा एक जानवर होता है। टाइगर है ना, बाघ, एलिफेंट हाथी, मंकीज बंदर, लिजर्ड्स छिपकली और पीकॉक्स मोर, ये सारे जानवर जो हैं वो पेंटिंग के मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट डोमिनेंट सब्जेक्ट्स थे। यानी कि इन सब जानवरों को बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स में दिखाया गया था, यानी ये सारे जानवर उस समय बहुत मिलते होंगे। ठीक है। और किस तरह के कलर्स यूज़ करते थे? मेनली रेड और वाइट कलर उस समय के लोग यूज़ करते थे, और कहीं कहीं पे येलो और ग्रीन कलर भी उन्होंने यूज़ किया है। बहुत सारी गुफाओं और पत्थरों में, नदियों के पास की गुफाओं और पत्थरों में रॉक पेंटिंग्स मिले हैं, और जो पेंटिंग का स्टाइल है उससे पता चलता है कि वो 20,000 से 30,000 साल पुराने पेंटिंग है। कुछ जगह जो पेंटिंग साइट्स है उनके नाम है नालडा, गरारडा, गोलपुर। ये जगह के जो रॉक पेंटिंग्स है, पत्थरों पे जो पेंटिंग की हुई है, ये सब बहुत ही फेमस हैं। इसी तरह बूंदी एक जगह है, उसके गांव के एरिया में भी इस तरह की पेंटिंग्स मिली है।
ठीक है। पर सबसे सुंदर और सबसे देखने लायक पेंटिंग्स कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक जगह है, जो कि कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में जो विंध्या हिल्स है, विंध्याचल के जो पहाड़ हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ पे भीमबेटका एक जगह है, वहाँ पे ही सबसे सुंदर और सबसे देखने लायक पेंटिंग्स मिली है। और ये पेंटिंग्स को देख के ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वह सिर्फ जो है एक उंगली की मदद से वह पेंटिंग बनाई गई है, एक फिंगर की मदद से उसे 2 या 3 बार स्ट्रोक कर दिया गया है, पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। उससे बहुत देर तक वह उसमें करते नहीं रहे, 2-3 स्ट्रोक से उन्होंने पेंटिंग कंप्लीट कर दी है। जो इतिहासकार हैं, है ना, जो हिस्ट्री लिखते हैं, हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उन लोगों ने बताया कि पहले के मनुष्य जो है वो फेदर्स भी यूज़ करते थे, चिड़ियों के पंख यूज़ करते थे, लकड़ियों की छड़ी यूज़ करते थे, ठीक है। और क्या यूज़ करते थे, पॉर्क्यूपाइन एक जानवर होता है, उसके नीडल्स को यूज़ करते थे। देखिए एक जानवर होता है, पॉर्क्यूपाइन होता है, जिसमें कांटे कांटे निकले रहते हैं, तो वो जो कांटे निकले रहते हैं, उसी कांटे को तोड़ के वह पेंटिंग में यूज़ करते थे, ताकि पेंटिंग में वो अलग स्टाइल बना सके, अलग टेक्सचर दे सके, दिखा सके, कुछ डिज़ाइन दिखा सके। वो सब में वो फेदर्स, वुडन स्टिक और नीडल्स की मदद से पेंटिंग्स बनाते थे। नीडल्स किसकी होती थी, पॉर्क्यूपाइन एनिमल के टॉप स्किन की नीडल्स होती थी। The paintings depict children running, jumping and playing. Scenes of men, women and children seem to show a sort of family life. Some paintings even show scenes of people gathering fruit or honey from trees and of women grinding and preparing food. One of the amazing things about some paintings at Bhimbetka is that as many as 20 layers of paintings have been painted one on top of the other. The hunting scenes must have been connected with some sort of ritual in the hope that it would lead to a successful hunt. अब जो पेंटिंग्स मिली है वो क्या दिखाती हैं कि बच्चे दौड़ रहे हैं, कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। इसी तरह वो पेंटिंग में पुरुषों को भी दिखाया जा रहा है, स्त्रियों को भी दिखाया जा रहा है, बच्चों को भी दिखाया जा रहा है। तो एक तरह के परिवार को दिखाया जा रहा है, फैमिली लाइफ दिखाया जा रहा है, परिवार दिखाया जा रहा है। कुछ पेंटिंग्स में यह भी दिखाया जा रहा है कि मनुष्य जो है वो पेड़ों से फल तोड़ रहे हैं या मधु लेके आ रहे हैं पेड़ों से, और जो औरतें हैं, स्त्रियां हैं, वह ग्राइंड कर रही हैं, है ना, कुछ पीस रही हैं, चाहे फूड ग्रेन्स की मसाला कुछ वो पीस रही हैं और खाना तैयार कर रही हैं। पेंटिंग्स में ये भी पता चलता है। और जो भीमबेटका मध्य प्रदेश की जो पेंटिंग्स है, उसमें एक ख़ास बात क्या है कि हम देखते हैं कि एक पेंटिंग के ऊपर ही दूसरी पेंटिंग बनाई हुई है, उसके ऊपर तीसरी पेंटिंग, इस तरह 20 लेयर्स ऑफ पेंटिंग वहाँ पे बनाई गई है। एक पेंटिंग के ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी करके 20 बार उसमें पेंटिंग बनाई गई है, एक के ऊपर एक करके, ठीक है। और जो ये शिकार का सीन सब बनाया गया है, हंटिंग सीन्स बनाया गया है, जो उससे क्या पता चलता है कि किसी तरह की वो पूजा पाठ वो लोग कर रहे हैं, कुछ रिचुअल कर रहे हैं, ताकि वो जो शिकार करने जाए तो उनका शिकार अच्छे से, वो शिकार जानवर को पकड़ सके, उनका शिकार अच्छा हो, इसलिए वो पहले किसी तरह के पूजा पाठ सब मिलके कर रहे हैं। पेंटिंग से यह भी पता चलता है। आपकी बुक में मैप है, मैप में मध्य प्रदेश की जगह स्टेट में भीमबेटका जगह को दिखाया गया है जहाँ पे वह पेंटिंग्स मिली है, ठीक है। Religious beliefs. It seems the early people had no systematic or specific religious beliefs, but they worshipped various forces of nature like the sun, the moon, stars, as well as some wild animals. They were afraid of storm, thunder and lightning and took them as expression of divine anger. Probably they also worshipped their ancestors and buried the dead with all the belongings to be used in the next world. They also believed in magical powers, charms and spells. तो जितनी भी आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है, कि हिस्टोरियंस बताते हैं, उससे यह नहीं पता चलता है कि उनका कुछ रिलीजियस बिलीफ्स था स्टोन एज के लोगों का, कि वह किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को मानते थे या रिलीजन के ट्रेडिशंस को मानते थे, पर वह जो है नेचर के पावर्स को, अलग अलग तरह प्रकृति के अलग अलग फोर्सेस को वो पूजा करते थे। जैसे कि सूर्य की पूजा, चंद्रमा की पूजा, तारों की पूजा वो करते थे। इसी तरह कुछ वाइल्ड एनिमल्स की भी वो पूजा करते थे, जंगली जानवरों की भी। और किन चीज़ों से वो डरते थे? तूफ़ान से, बादल के गरजने से, बिजली के कड़कने से। उन्हें लगता था कि जो भगवान हैं वह नाराज़ हो गए हम पे और इस तरह से वह हमें
परेशान कर रहे हैं, बादल गरजा रहे हैं, बारिश हो रही है, इस तरह से वह डरते थे उनसे। और यह भी सोचा जाता है कि वह अपने पूर्वजों को, अपने एंसेस्टर्स की भी पूजा करते थे और उन्हें ज़मीन के नीचे दफना देते थे। साथ ही साथ उनके सामान को भी दफना देते थे, उनके कपड़ों को, उनके पॉट्स को, सबको दफना देते थे, क्योंकि वह मानते थे कि ये जो हमारे पूर्वज मर के दूसरी दुनिया में जाएंगे जहाँ उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह उस समय के लोग जो है मैजिकल पावर, चार्म्स और स्पेल्स में भी विश्वास करते थे, कि जादू में, तंत्र मंत्र, है ना, इस और किसी ये सब चीज़ पे विश्वास करते थे। साथ ही साथ वह यह भी विश्वास करते थे कि किसी तरह का अंगूठी पहन ले, किसी तरह की ताबीज़ पहन ले तो वह उन्हें सभी खतरों से बचाएगी। चार्म्स पे विश्वास करते थे, तंत्र स्पेल्स पे विश्वास करते थे, तंत्र मंत्र पे और जादू पे विश्वास करते थे। Hunsagi Valley. The Hunsagi and Bachpal Valley in Deccan has many Stone Age sites. Recent excavations in Hunsagi Valley have focused on the Ismapur quarry, a site that has 15,000 stone tools. They were probably used for different activities like hunting, carving, and cutting wood on stones. Many tools were made of limestone, dated between 5 lakhs to 20,000 years ago. हुंगसी वॉज मोस्ट प्रोबेबली अ स्टोन एज फैक्ट्री साइट। ठीक है, तो ये केस स्टडी दिया है कि डेक्कन प्लेटू जो है वहाँ पे एक घाटी है, हुंगसी और बचवाल घाटी है, वो एक स्टोन एज साइट है, क्योंकि स्टोन एज के बहुत सारे सामान वहाँ पे मिलते हैं। हुंगसी वैली में अभी हाल में जब खुदाई हुई तो वहाँ पे एक जगह है इस्मापुर क्वारी। क्वारी क्या होता है? जहाँ ज़मीन के नीचे से मिनरल्स निकाले जाते हैं, है ना, कोयला मिनरल्स निकाले जाते हैं। तो वहाँ एक जगह है इस्मापुर क्वारी। जब वहाँ पे खुदाई हुई तो वहाँ पे 15,000 पत्थर के टूल्स मिले। वो सारे पत्थर के टूल्स शायद शिकार करने के लिए, कार्व करने के लिए, नक्काशी बनाने के लिए या लकड़ियों को काटने के लिए यूज़ किया जाता था। बहुत सारे टूल्स लाइमस्टोन से बने हुए हैं ना, चूने के पत्थर से बने हुए हैं, ऐसे टूल्स भी मिले हैं। और ये 5 लाख से 20,000 साल पुराने हैं। तो यानी कि हुंगसाई वैली जो था वह एक स्टोन एज फैक्ट्री साइट था, मतलब एक ऐसा जगह था जहाँ पे उन्हें पत्थर मिलते थे और वो पत्थर के औजार बनाते थे। Paleolithic cave at Lascaux. The Lascaux cave in France was discovered on 12 September 1940 by 4 children. The cave contains 2,000 figures. Many of them depict pictures of animals such as bulls, bisons, and horses. There are also many geometric figures. Other images include pictures of a bird, a bear, a rhinoceros, and a human. There are no images of reindeer, even though that was the main food of that period. The paintings, drawings, and engravings give an insight into the lifestyle of the early people. The paintings were made with natural color pigments crushed from rocks or plants. By 1955, the paintings had been damaged to great extent by the flow of 1,200 visitors who visited the cave every day. It was opened after World War II. The cave was, however, closed to the public in 1963. फ्रांस में एक गुफ़ा है जिसे लास्क्वैक्स गुफ़ा कहते हैं। तो अचानक से 4 बच्चे जब खेल रहे थे तो 12 सितंबर 1940 को उन्होंने वह गुफ़ा की खोज की और उस गुफ़ा के भीतर पेंटिंग्स बने हुए थे। 2000 आकृतियाँ बनी हुई थी, 2000 फिगर्स बने हुए थे, 2000 आकृतियाँ बनी हुई थी। उन पेंटिंग्स में क्या दिखाया जाता, किसके पिक्चर्स थे? बुल्स के, है ना, ऑक्स जो होते हैं, ऑक्स के थे, बिसॉन्स के थे, ऑक्स जैसे और बड़े जानवर जो होते हैं, और घोड़ों के पिक्चर थे। बहुत सारे ज्योमेट्रिक फिगर्स भी थे, जैसे ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, इस तरह के भी फिगर्स बने हुए थे। और पिक्चर्स क्या थे? चिड़िया का था, भालू का, गेंडे का, राइनोसरस जो होता है, राइनोसरस जो है, एक्चुअली तो उसको गेंडा नहीं कहेंगे, हिप्पोपोटामस को गेंडा कहते हैं। राइनोसरस जो होता है एक सींग जिसका निकला रहता है मुंह पे, उस टाइप का होता है जानवर। तो राइनोसरस का पिक्चर्स है, चिड़िया का, भालू का और ह्यूमंस का भी पिक्चर है। पर वहाँ पे रेंडियर जो है, एक तरह का डियर है, उसका पिक्चर नहीं है। ऑल्दो उस समय डियर को वो लोग खाते थे, वो मेन फूड था। तो जितने भी पेंटिंग्स हैं उनको देख के, ड्राइंग्स देख के, या जितनी नक्काशी की हुई है, एनग्रेविंग किया हुआ है, उसमें खुदाई कर करके डिज़ाइन बनाई गई हैं,
वो सबसे हम लोग को अंदाज़ा होता है कि पहले अर्ली पीपल का लाइफ कैसा होता होगा। पेंटिंग्स को नेचुरल कलर पिगमेंट्स से बनाया गया था, यानी पत्थरों को या तो चूर किया गया था या पौधों को चूर करके पूरा पाउडर किया जाता और उसी में पानी मिला के उसको एज अ कलर यूज़ किया गया है। तो 1940 में ये डिस्कवर हुआ। 1955 तक जो है हर रोज़ अराउंड 1200 विजिटर्स आते थे वहाँ पे और केव को देखने आते थे, पेंटिंग्स को देखने आते थे। तो धीरे धीरे जो है 1955 तक आते थे, पेंटिंग्स डैमेज होने लगे, है ना। वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म हुआ उसके बाद से यह खोल दिया गया था, पेंटिंग्स डैमेज होने लगे थे, इसीलिए फिर से ये केव को बंद कर दिया गया 1963 में कि कहीं पेंटिंग्स पूरी तरह से डैमेज नहीं हो जाए। ठीक है, जब बहुत लोग आते तो पोल्यूशन भी होता है ना वहाँ पे, तो पेंटिंग्स डैमेज हो रहे थे। आपके ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये सब सेकंड चैप्टर था द अर्लीस्ट पीपल। इजी चैप्टर था, आप लोग को पसंद भी आया होगा, ये सब पढ़ने में तो इंटरेस्टिंग लगता ही है। अब जल्दी हम लोग थर्ड चैप्टर पे मिलेंगे आपसे, जो कि है द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। जल्दी ही हम लोग वो चैप्टर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।